चैप्टर NCERT का चैप्टर 6 क्लास 9 ये जो अंतिम एडिशन है वो है। अब तो बुक देख रहे हैं कि बदल रहा है बहुत सारा, उससे तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा, है ना, समझने में। वो जो जितना नया छप के नया बुक आ रहा है उसमें तो इतना तथ्य भी नहीं है। चलिए अभी जो है लेटेस्ट उसी को पढ़ते हैं, क्लास जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन, और ये है चैप्टर 6 क्लास 9 का NCERT है। शुरू करते हैं। तो यहाँ से, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन कर? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन ही होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी, जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उसकी संख्या संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उसकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए वह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या विशेषताएं हैं। तो क्या है ना, उनकी संख्या या बाकी की गणना करना जरूरी है, क्योंकि क्या विशेषता है, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब जानने के लिए। तो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। अभी नया तरह से आंकड़ा दे रहा है, ये हो एगो पागलपंथी है। ये है 1,21,00,000। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 12,000 लाख इतने होगा, 12.1 नहीं, 121 करोड़ है, दशमलव गलती, करोड़ लोग भारत के 32.8 वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग के 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990, अरे कौन सा लाख दिया है भाई, 19 करोड़ है। 1900 लाख माने 19 करोड़। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। उत्तर प्रदेश में 16%। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप केवल 64,429 लोग, 64,429 ही कुल गलती का किया हुआ है, जो ही नया किताब है फालतू। टोटल ये 64,000 लिखा हुआ है लक्षद्वीप में। तो केंद्र शासित प्रदेश जब भी होगा ना, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, और ऐसे सिक्किम सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश।
मतलब 121 करोड़ में से था 60 करोड़ लोग इसी 5 राज्य में हैं। ठीक, क्षेत्रफल की क्षेत्र यहाँ एक दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या के आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या का आधारित गणना क्या है? जनगणना है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों के बृहद स्रोत हैं। किस किस आंकड़ा को जनगणना में जमा किया जाता है? जनसांख्यिकी मतलब संख्या, काउंटिंग, फिर सामाजिक, सोशियो, फिर आर्थिक, इकोनॉमिक आंकड़ों को बृहद स्रोत है। यह क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखा है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। ये अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ। आपको बताना है कि उस समय वाइसराय कौन था जब जनगणना शुरू हुआ अपने देश में। ये जनसंख्या के बारे में एक वो है डायग्राम। शेष विश्व 82 तो भारत 17.5%। क्षेत्रफल से 2.4%। भारत की जनसंख्या कितनी है? दुनिया की जनसंख्या का 17.5%। और ज़मीन कितना है? 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। ये भी ध्यान देंगे, 5.5% है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। अब आते हैं ऊपर। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? इसको आपको बताना है। ज्ञात कीजिए। असल में भूमि की वजह से, कहीं मरुस्थल कहीं पठारी, ये सब है ना, इसके वजह से भी है। फिर औद्योगिकों की स्थिति की वजह, फिर आर्थिक स्थिति एक कारण है, फिर सुविधा की कमी या बाकी चीज़ों के आधार पर है। तो बहुत सारा कारण इफेक्ट करता है इस चीज़ों को। घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल में जितना यूनिट एरिया में, तो मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में जितने लोग रह रहे हैं, तो वो क्या होगा? घनत्व कहलाएगा। किलोमीटर में रहने वालों का घनत्व, या फिर स्क्वायर फीट में भी, माने यूनिट एरिया लेना है। भारत विश्व के, हम लोग किसमें अभी कर रहे हैं? किलोमीटर स्क्वायर में। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश और जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वो हम लोगों से भी अधिक है। ठीक। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। ये देखिए, 2012 में टोटल भारत का 382 है, जबकि बिहार का 1102 है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर ही रह रहे थे। राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है, ये चित्र दिखाया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। 2011 आखिरी जनगणना वही तभी हुआ है, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, और बिहार में 1102 है। और उसके बाद है कि जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण दर्शाने वाला एक चार्ट इन्होंने बना दिया है गोल करके, जनसंख्या वितरण तो कहाँ कहाँ कितना है। तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है 16%। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र और बिहार का है 9% का हिस्सा है। फिर पश्चिम बंगाल है 8% के साथ। तो और आंध्र प्रदेश एक देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में कितना है, क्योंकि यही 5 राज्य में लाके देश की आधी आबादी के बराबर हो गया। आंध्र प्रदेश में 7%। तो इतने ध्यान से हम लोग देखें तो पता चला। अब आगे, ये है भारत की जनसंख्या घनत्व 2011।
ये दिखा रहा है रंग के हिसाब से, जहाँ रेड है वहाँ 1000 से अधिक व्यक्ति, 1001 से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं। तो बिहार और बंगाल में 1000 से अधिक व्यक्ति रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद है 751 से 1000 पीला वाला, जो उत्तर प्रदेश को दर्शाता है। 500 से 750, ये 501 से 750 जो तमिलनाडु का एरिया है और हरियाणा वगैरह का एरिया है। 251 से 500 वो जो है ये बाकी सबसे ज़्यादा जो अपना देश का हिस्सा है। 250 से कम ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्रोत जनगणना 2011। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो 5/8/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। तो ये आपको याद रखना कि 5 अगस्त को 2000 जम्मू कश्मीर तेलंगाना अलग हुआ। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ, यहाँ जम्मू कश्मीर हुआ। फिर चलिए अब यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन चल रहा है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ पर्वत वाला ज़्यादा क्षेत्र है ना, पठारी क्षेत्र जो जहाँ, तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अब चलते हैं आगे। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या वालों 3 राज्यों के नाम बताए। उत्तरी मैदान के 3 जनसंख्या वाला राज्य, अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? पहला 3 ही नाम लिख दो। उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र दक्षिण में आ जाएगा, ये नहीं लिखना है। यूपी के बाद लिखना है बिहार, फिर बंगाल, ये 3, वेस्ट बंगाल या बंगाल। अब आइए आगे। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संगठन लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होता है: जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। आबादी में परिवर्तन 3 वजह से होता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। किसी निश्चित समय अंतराल में वहाँ के देशवासी या राज्य के वासियों का संख्या में परिवर्तन क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये वृद्धि भी हो सकता है, घट भी सकता है। तो ये इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तन को किसी निश्चित समय में, या मान लो 10 वर्ष। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। तो इसको निरपेक्ष वृद्धि घटा लेना है, पिछले साल को करंट ईयर से घटा लेना। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे ही दर कहेगा ना तो उसका मतलब है 100 में, मतलब प्रतिशत में किया जाता है।
प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत, तो एक चार्ट दिया है, इसमें बताया गया है 1961 से 51 से 61 21, और 61 से 71 में 24, सन 71 से 81 भी 24, और धीरे धीरे घटना 81 से 91 23। सबसे कम इधर आके हो गया 2001 से 11 17.64% प्रति दशक वृद्धि प्रतिशत। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 1901-2011 10 लाख में। तो हमेशा भारत की जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ ही रही है, ऐसे करके ये देखिए जनसंख्या ये बढ़ रही, ये 2011 का दर्शा रहा। प्रति वर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसके वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 36 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो गई है। ये भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम और दर एक दिखाया गया, वार्षिक वृद्धि दर दिखाया गया। 2011 में 1.64 है और 2001 में 1.97 था। तो जनसंख्या वृद्धि दर घट रहा है। पहले जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 1.25, फिर 1.96, फिर 2.20 1971 में, फिर 2.22, तो अभी है 1.64। सारणी 6.1 एवं चित्त 6.4 अर्ध 6.4 दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक की जनसंख्या वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही है। जनसंख्या 1951 से 81 ठीक है, बढ़ रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करते हैं जो 1951 में, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करते हैं जो 1951 1981 में 68 करोड़ हो गई। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों है? सारणी में पता चलता है कि वृद्धि दर के कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों है? अरे ऐसा इसलिए है कि टोटल तो बढ़ रहा है, प्रतिशत में घट या बढ़ जरूर रहा है कि पहले 100 गो में 2 बच्चे 2.5 बच्चे होते थे, लेकिन अब 100 में 2 बच्चे हो रहे हैं, और उसमें लेकिन संख्या तो बढ़ ही रही है। केवल 1990 में केवल 1990 में कुल जनसंख्या 18 करोड़ में वृद्धि हुई। 1990 में कुल जनसंख्या में केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख यानी 18 करोड़ की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि सब इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है।
वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों में सफलता। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित 1000, ये ध्यान रखना है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना, एक वर्ष 1000 में जितने जन्म जीवित लेते हैं उसको जन्म दर कहते हैं, उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। अब चलते हैं आगे। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 1000 व्यक्ति में जितने लोग मरेंगे न प्रति वर्ष, पर ईयर, वो मृत्यु दर कहा जाएगा। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि के दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवास कहते हैं। चले जाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक, देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आधार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या गिनती में तो कोई फर्क नहीं लाता देश में अगर प्रवास होता है तो, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व में फर्क लाता है। घनत्व, ठीक, ये घनत्व माने वितरण में एवं उनके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक क्रियाकलाप दिया है। एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए। प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुश कारण प्रभावी होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ये ध्यान रखना है, ग्रामीण में परिवर्तन का कारण पुश है। अपकर्षण मतलब रोजी रोजगार के लिए लोग शहर में जा रहे हैं, उधर शहर की तरफ खिंचाव, तो ग्रामीण में क्या होगा? पुश कारण होगा। यहाँ से पुश होंगे, मैं भेजे जाएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार वृद्धि के अच्छे जीवन को दर्शाता है। पुश गरीबी से हटाता है और पुल अच्छे जीवन और जीवन के वृद्धि स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। ग्रामीण नगरीय प्रवास। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31% हो गई। 1951 में 17 थे और वो बढ़ के 31.80 हो गई, माने लगभग 32% हो गई।
नगरीय जनसंख्या। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में संख्या बढ़कर 35 से 53 हो गई तथा 2023 में 59 हो गई। नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, इस बारे में कहा गया। किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। याद रखना, किशोर जनसंख्या कितना है? यह कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इसका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरुद्ध हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होता है। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। विकास की प्रक्रिया में उसकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उसमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य कल्याण को सुधारा जा सकता है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रहते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को भी बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का हिस्सा है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों को शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा लड़कियों को शादी को बढ़ावा देने प्रोत्साहित कर परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। मतलब इसमें यह था जनसंख्या नीति 2000 में कि एक तो निःशुल्क 14 साल के बच्चों को शिक्षा देंगे, दूसरा बच्चों का टीकाकरण से जितनी बीमारियां हो सके उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, बाल विवाह न हो, कम आयु में किशोरियों का विवाह नहीं हो, ऐसा प्रयास करने का तैयारी किया गया। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का 1980 तक ये तो पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। क्या है ना, आज जिस पर कर रहे हैं ना उसमें ये एडिटर ठीक नहीं है, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बेकार है, इस वजह से समस्या हो रही है। ये ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि इसमें कितने सवाल किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है? क्या चीज़ है? निम्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की जनसंख्या वितरण की बात बता रहा है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र, ये दोनों में होगा। कहीं आएंगे तभी समस्या आ जाएंगी, कहीं से जाएंगे भी तब भी ये सारा कुछ घटना घटेगी। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बच्चे कब होंगे? जब जन्म दर ज़्यादा होगा, उच्च जन्म दर। निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम को दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है वो बताना है आपको। एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या
प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है? जनसंख्या वृद्धि मतलब किसको बोलते हैं? ये प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, जनसंख्या वृद्धि की दर, ये परिणाम ये होगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। यही ये पीछे काट दिया है, इसमें बहुत सारे पन्ना, शायद 1-2 पन्ना गायब किया हुआ है। इसका जवाब पुराने एनसीईआरटी में है, 7 वर्ष वाला। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं।